प्रतिपक्ष हमलावर रहा। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक अतुल बंसाली ने सरकार से जानकारी मांगी, जिस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 11 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद स्पीकर देवनानी ने विपक्षी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीना मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं है मूल प्रश्न। आप सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूं ना। अरे मैं पूछ रहा हूं, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूं, सुनो मां से, अब आराम से तसल्ली से सुनो, सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी, यही तो पूछ रहे हम। ये कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसमें सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीब विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल। आ गया माननीय अध्यक्ष जी। अरे नहीं आया तो ये आप कौन बोला? जिसका प्रश्न था उसको आ गया, और इनका हो गया, उनका प्रश्न था मैंने दे दिया। तो आप कौन होता है पूछने वाले? आप बैठिए, अंकित नहीं होगा, बैठिए। मैं ये रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये आप भी सदन चला रहे हो क्या? सदन आप नहीं चलाओगे, सदन मैं चलाऊंगा। श्रीमान, नो, नॉट एट ऑल। नहीं तो मुझे पिस्तौल लाने के लिए कहना पड़ेगा, आपके लिए पिस्तौल लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। जवाब आपके अनुसार नहीं आएगा, आप जो चाहोगे जवाब आएगा क्या? जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष जी। अरे आप कृपया, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, प्रश्नकाल में आपका व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चा में आ गए हैं। राजभर की नसीहत पर मौलानाओं ने खूब फजीहत की है, देखिए जरा। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम और पहचान लिखने के विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि मुस्लिमों को कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जल चढ़ाना चाहिए। राजभर ने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो इस्लाम को मानते हैं और दरगाह पर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ावें। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। ओपी राजभर ने यह बयान गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की सोच के साथ दिया था और जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं।
लेकिन राजभर की ये नसीहत कुछ मौलानाओं को खल गई, इस पर वो काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, इस पर ओपी राजभर सुझाव न दें। ये चर्च चलाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मजहब में जिस मजहब का वो मानने वाला है वो मजहब उसकी इजाजत न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा। राजभर साहब जो है वे शिकस्त पाके बौखला गए हैं, उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इससे वजह ये है कि गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना चाहिए। हम अगर ये कहने लगे कि ईश्वर और खुदा एक है तो तुम नमाज पढ़ना हो, ऐसे नहीं होगा। हज करने के लिए हम कहने लगे या अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, तो वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ जी भक्तियां मना है हिंदू धर्म में, और हमारे यहाँ मतलब जो है कुर्बानी करना एक सवाब का काम है। तो इसी तरीके से ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर ये हिंदी का लफ्ज है एक, और इसके मीनिंग्स जो है लुगात में देखे जाएंगे किसने क्या क्या बयान किए हैं। मंत्री ओपी राजभर के बयान पर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग नासमझी में ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ये नेता लोग तो राजनीतिक बोलते हैं, इनको शऊर भी नहीं है कि राजनीतिक फायदा के लिए भी क्या बोलना चाहिए। ये लोग तो बेशऊरी में बोल जाते हैं। ओम प्रकाश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सावन के महीने में कई जगह से आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। काशी से उज्जैन तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते दिखे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दर्जनों जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। महागठबंधन के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में पोस्टर बैनर थे और उन्होंने अपने मुंह पर काली पट्टी भी बांधी थी और लोग लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों ने पटना में कल युवा कांग्रेस के नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। और इससे पहले कल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था। विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखकर नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सदन में आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर हल्ला बोला। नीतीश ने महिला विधायक पर कुछ नहीं जानने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। काल के बाद ये सवाल उठाइएगा, बैठिए। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी संग्राम। वेल में पहुंचकर विपक्ष ने छेड़ा घमासान। जो बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए न ये शोर शराबा नया है और न ही हंगामे की ऐसी तस्वीरें। चाहिए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है। पुराने मुद्दे पर नई सियासी तकरार की वजह बना है वो स्पेशल पैकेज जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को किया था। लेकिन इसी को विपक्ष ने जब मुद्दा बनाया तो नीतीश कुमार भी आक्रामक हो गए और उन्होंने अपने ही अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया। सब लोग हाय हाय, सब हाय, सब हाय। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को ईडी और आईटी से डराया गया। इसी के बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग से विशेष पैकेज पर आ गए। जिस तरीके से बीजेपी ईडी आईटी को आगे कर करके और नीतीश कुमार जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ये सब बताना चाहिए। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लाख करोड़ दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, खुशी मना रहे हैं। नीतीश कुमार जी आखिर क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमको बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा, मेरा अगर कम्मा कर दीजिएगा। तो आखिर कौन सा वो कम्मा है?
आखिर किस काम के लिए वो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है, बताना चाहिए, बिहार के लोग जानना चाहते हैं। केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार, और ये बिहारे में बहार हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश में जो अखबार छपने का हेडिंग है कि केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार, निश्चित रूप से बिहारे में बहार है, उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। लालटेन लेके घूम रहे हैं, लालटेन का युग समाप्त हो गया। अब मोदी जी ने LED दिया है और 21,000 करोड़ रुपया भागलपुर पिरपैती में बिजली का प्रोजेक्ट चकाचौंध होने के लिए, तो लालटेन वाले को ये सब दिखाई पड़ेगा। इसी बीच जब बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था, अचानक विपक्ष की महिला विधायक भी वेल में आ गई, जिससे नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्हें महिला विधायक के सामने अतीत को याद करवाना पड़ा। सब लोगों ने सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे, चुपचाप सुनो, अरे ऐसे ही बोलो, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। वार पलटवार की ये लड़ाई तेजस्वी यादव के दरवाजे तक भी पहुंच गई, जो 3 दिन से सदन के सत्र से नदारद हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश की सैर पर हैं। तेजस्वी यादव को बिहार से कोई लेना देना है नहीं, तेजस्वी यादव को बिहार का कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव तो अपने परिवार के लिए जीते हैं, उनको बिहार से क्या लेना देना है? अगर उनको बिहार से लेना देना होता तो इतने महत्वपूर्ण सत्र में वो सदन में रहते, और जनता की आवाज, प्रतिपक्ष जनता की आवाज होती है, और जनता की आवाज सदन के अंदर उठाने का काम करते। को नजर नहीं आ रही है जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, और जो उठाना चाहिए उस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। अगर कोई इलाज कराने के लिए कहीं विदेश गया हो और उस पर सवाल उठाता हो, ये इसलिए सवाल उठा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जाहिर है बजट की अटैची से निकली विशेष पैकेज की चिंगारी लगातार सुलगने वाली है, जिसका असर ये होगा कि सदन का महत्वपूर्ण वक्त हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के एक प्रपोजल पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रपोजल भेजा है, जिसमें उत्तरी बंगाल को पश्चिम बंगाल का हिस्सा रहते हुए नॉर्थ ईस्ट भारत के हिस्से के तौर पर देखने की डिमांड की गई है, जिस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुकांत मजूमदार ने अपने प्रपोजल पर क्या कहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री साथे আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি, আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি, যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গে সিমিলারিটি কি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। एलोपैथी के साथ साथ अब आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों में देहदान का चलन बढ़ा है। राजधानी के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अब तक 28 लोगों ने देहदान किया है, तो 50 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। अत्याधुनिक वर्चुअल डिसेक्शन टूल के जरिए आयुर्वेद स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मुहैया कराने वालों में भी एनआईए पहला स्थान है। ये रिपोर्ट देखिए।
समय के साथ बढ़ती जागरूकता के कारण अब लोग बड़ी संख्या में देहदान करने लगे हैं। हालांकि आज भी ज्यादातर देहदान मेडिकल कॉलेजों को ही किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी देहदान का चलन बढ़ रहा है। राजधानी के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अब तक 28 लोगों ने देहदान किया है और 50 से अधिक लोगों ने देहदान का संकल्प पत्र दिया है। जब समाज को हमने इसके बारे में बताया कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो सेम है, उसके पश्चात जब इसके हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया, SOPs बनाए और उनको पहला जब देहदान हुआ उसी के दौरान जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया, जिस तरह का सम्मान हमने देहदानियों को दिया, उनके परिजनों को दिया, उसके पश्चात ये चेन चालू हो गई और हमने इसको महर्षि दधीची देहदान यज्ञ उपक्रम नाम दिया इस कार्यक्रम को। और अब तक हमने 28 देहे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की है। कम देहदान होने के चलते मेडिकल के छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए देश में सबसे पहला वर्चुअल डिसेक्शन टूल NIA में ही स्थापित किया गया था। इसकी मदद से भी आयुर्वेद के विद्यार्थियों को ह्यूमन एनाटॉमी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मृतदेह आजकल मिलना इतना आसान नहीं है, साथ ही एक बार जो डाइसेक्ट कर दिया पार्ट वो नष्ट हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंदर एक वर्चुअल डाइसेक्शन टूल भी प्रोक्योर किया है। वो एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें हमारे पास 4 देह वर्चुअल पड़ी हुई हैं, 4 बॉडीज उसमें हैं और उन बॉडीज को जब मर्जी जैसे मर्जी हम निकाल करके उनके जैसे मर्जी हम डाइसेक्शन कर सकते हैं। और उसमें इतने प्रोग्राम्स हैं कि बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। एक नॉर्मल जो डाइसेक्शन है डेड बॉडी पे, उससे आगे जा करके उसके CT स्कैन, MRI स्कैन या उसके ऊपर जो रोग हैं उनको भी वो भली भांति सीख सकता है। तो इसको लेकर के हमने देहदान का कार्यक्रम और वर्चुअल डाइसेक्शन टूल जो है वो यहाँ पर स्थापित किया है। NIA जयपुर के बाद NIA पंचकुला में भी देहदान की शुरुआत हो गई है। ऐसा होना प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य का संकेत है, क्योंकि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स भी अब बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पूरे देश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, NCR समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से मुंबई और मध्य प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जुलाई तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश से लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब तक हुई बारिश की वजह से देश के 18 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस गर्मी से राहत जरूर मिली है बारिश होने के बाद, लेकिन हाँ, आफत भी ये बारिश लेकर आई है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से ये तालाब में तब्दील हो गए हैं। और चलिए फिलहाल देश दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।